इसी बीच गोल्ड के प्राइसेस पर बात हो रही है। एक बार गोल्ड ईटीएफ के रिटर्न्स पर भी नजर डालते हैं। बीते एक साल में 27 जनवरी से 27 जनवरी तक का अगर डेटा उठाकर देखें तो किस तरीके के रिटर्न दिए हैं गोल्ड ईटीएफ्स ने। देखिए लिस्ट में सबसे पहला नाम है एलआईसी गोल्ड ईटीएफ का। 97.24% के रिटर्न इसने बीते एक साल में अपने निवेशकों को दिए। इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ पर अगर नजर डालें 96.47% का रिटर्न इसने दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ 96.34% का रिटर्न इसने भी दिया है। एक्सिस गोल्ड ईटीएफ को अगर देखें 96.12% और यूटीआई गोल्ड ईटीएफ 95.67%। सर 95% से लेकर 97% तक के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में। अगर 27 जनवरी आज तक का हम डेटा देखें बीते एक साल को देखें, सर कैसा लग रहा है आपको? क्या ये ट्रेंड जो है गोल्ड ईटीएफ में रिटर्न का जो दौर है आगे भी जारी रहेगा? देखिए ट्रेंड डेफिनेटली जारी रहेगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में उसका आंसर दूं तो डेफिनेटली ट्रेंड जारी रहेगा। बट ये ट्रेंड के अंदर वॉलेटिलिटी भी आएगी, डाउनसाइड भी आएगा और मौके भी मिलेंगे निवेशकों को निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम हमेशा ये कहते हैं दिव्या कि कोई भी निवेशक कोई भी चीज में कोई भी एसेट क्लास में जब निवेश करता है तो एक टाइम ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं तो मैं कूद जाता हूं और मैं कुछ थोड़े महीनों में अच्छा रिटर्न पाकर मैं वापस से वहां से निकल जाऊंगा। ये सोच के साथ निवेश मत करिए। निवेश एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के साथ करिए। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा। साथ में वॉलेटिलिटी भी आएगी, डाउनसाइड भी आएंगे और मौके भी आएंगे आपको निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आपका टाइम होराइजन क्या होना चाहिए? यहां से 3 से 5 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए। आपका जो महंगाई है, महंगाई के सामने उसको हैज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि रिटर्न्स अगर हम 6 महीने 8 महीने के रिटर्न्स देखें तो बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न्स आए हैं और इक्विटी को तो एकदम पीछे ही छोड़ दिया है। ऐसे अगर देखें तो ऐसे रिटर्न्स आए हैं। पर ये रिटर्न्स शायद से इतने एक्सेप्शनल तरीके से नहीं आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एसेट क्लास इतने लंबे समय तक इतना एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं दे सकता है। जो भी कंसर्न है, जो भी सेंटिमेंट्स बने हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे, राइट। और जो जिस तरह से एक एसेट क्लास रिटर्न्स देना चाहिए, जो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, उस तरह से जो उसका एक स्वभाव होता है, एक पर्टिकुलर एसेट क्लास का जो एक रिटर्न्स देने का एक नेचुरल बिहेवियर होता है, वो भी डेफिनेटली आएगा। वो सोचकर चलिए और फिर निवेश करिए। मुझे लगता है ये एटलीस्ट यहां से 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेकर चलते हैं कमोडिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्ड और सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट फिलहाल इतने स्ट्रांग है कि ये रैली को, ये मोमेंटम को इतना कम नहीं होने देंगे। ठीक है, कम होंगे, रिटर्न भी कम होंगे, राइट। पर जो सेंटीमेंट है वो और कुछ समय तक जारी रहेंगे। हल्का स्लो डाउन हो सकता है लेकिन बहुत बुरी तरह इसमें कोई रुकावट आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सर गोल्ड ईटीएफ की परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। अगर पिछले एक साल की बात करते हैं, मतलब अगर 31 दिसंबर एंडिंग तक देखते हो, 70% का इसने रिटर्न दिया था गोल्ड ईटीएफ ने। अभी इस महीने के परफॉर्मेंस जब जोड़ दिए हम लोग ने तो 92% हो गया है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो। सर क्या लग रहा है कि अब जो हमारे निवेशक हैं या फिर ओवरऑल गोल्ड इंडस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ पर मुनाफा वसूली जो है यहाँ पर हावी होती हुई दिख रही है आपको, कि आगे चल के अब इतना बढ़ गया है कि गोल्ड में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं लोग? देखिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और मैं प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक स्ट्रेटेजी भी कहना चाहूंगा यहाँ पे दर्शकों को, कि मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो में सारे एसेट क्लास आपने लिए हैं, इक्विटी भी लिया है, डेट भी लिया है और गोल्ड एंड सिल्वर भी लिया हुआ है। अभी अगर आप इक्विटी का पोर्टफोलियो निकाल कर देखेंगे तो पिछले कुछ 6-8 महीने, 1-1.25 साल का अगर देखने जाएंगे तो वो शायद से नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में जो नेगेटिव स्टॉक्स है और काफी अच्छा खासा माइनस में रिटर्न आया हुआ है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लूं और वहां पे जो मेरा लॉस है उसको भी मैं बुक कर दूं। तो क्या होगा कि जिससे आपका कैपिटल गेन जो बनता होगा वो आपको कम भरना पड़ेगा। तो इसको एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजी कह सकते हैं कि जो वो स्ट्रेटेजी आप आपके मार्च के पहले, यानी जनरली लोग फरवरी मार्च में हम ये ऐसी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जहां पे एक ऐसा पोर्टफोलियो, एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं, वहां पे आप लॉस बुक कर लीजिए। और जहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, आपका कैपिटल के सामने जो इंटरेस्ट आपका जमा हुआ है, रिटर्न्स जमा हुआ है, उसको एटलीस्ट बुक कर दीजिए और उसको सामने सेट ऑफ कर लीजिए। टैक्सेशन के लिहाज से सर बहुत बढ़िया राय दी आपने। दूसरी सर ये भी एक लोगों के मन में सवाल होगा कि
जो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग करें, क्या उसको हम लोग यहाँ पर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इक्विटी में भी काफ़ी बन रही है, प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा यहाँ पर इक्विटी में भी यहाँ पर सही मौका है एक तरह से कैपिटल डिप्लॉय करने का वहाँ पर? डेफिनेटली। पर देखिए अभिषेक, मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये स्ट्रेटेजी भी करनी है तो कोई गलत नहीं है, पर ये स्ट्रेटेजी है ना म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छे से हो सकती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करेगा कि अगर आपके मान के चलिए आपने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि 1 लाख आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, आपका रिटर्न्स जमा हुआ था, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, आपका रिटर्न मिलाकर 2 लाख हो चुका है, तो 1 लाख का प्रॉफिट है, तो वो 1 लाख को आप 25-25 हजार करके 4 से 5 महीने में इक्विटी मार्केट में एंटर करिए म्यूचुअल फंड के द्वारा। जिससे क्या होगा, क्योंकि इक्विटी अगर अभी भी थोड़ा और खराब जाता है और महीने तक मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं, तो पार्ट में निवेश करने से फायदा ये होगा कि आपका पैसा एवरेज आउट हो जाएगा, और जब मार्केट में काफी अच्छी खासी स्टेबिलिटी आएगी, अच्छे खासे रिटर्न्स आएंगे, अर्निंग्स अच्छी खासी होगी, बजट का भी शायद से अगर कोई पॉजिटिव निकल कर आया तो मार्केट अच्छा होगा, राइट। तो वो सबसे इक्विटी मार्केट नहीं तो कम से कम 6 महीने बाद या 9 महीने बाद अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। पर एक साथ इक्विटी मार्केट में भी ना डालिए और म्यूचुअल फंड में डालना है तो पार्ट में प्रॉफिट बुक कर पार्ट में म्यूचुअल फंड के तरफ इक्विटी देख सकते हैं। ठीक है सर, तो एक ये भी आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है इन्वेस्टमेंट की, अगर आप चाह रहे हैं तो। गोल्ड सिल्वर है आपके पास, इक्विटी है, एक ऑप्शन आपके पास डेट भी है, अगर आप अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए कि आपको सेविंग्स अकाउंट से बेहतर जो है रिटर्न मिल जाए, उसमें इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा आपको लेकिन उससे बेहतर मिल जाए, तो आप डेट में भी पार्क कर सकते हैं। आपके पास तमाम ऑप्शन है सर। इस बीच एक हमारे व्यूअर है सूरज गुरव जी, हमारे प्राइम मेंबर हैं, इनका सवाल है, कह रहे हैं सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सिल्वर फिजिकल लेना अच्छा रहेगा या फिर ETF, क्या लेना सेफ रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए सर जानना चाह रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म है, आपके सवाल में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, ऐसा मैं कहूंगा। जब आप लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में डिजिटल वाला जो अभी सिस्टम है जहां पे आप ETFs कर सकते हैं, फंड ऑफ फंड कर सकते हैं, ठीक है, आपको स्टोरेज की कोई चिंता नहीं होगी, आपका सुरक्षित होगा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास, राइट, वो आपसे अच्छी तरीके से सुरक्षित रखेंगे आपके पैसे को। मौका मिला है कि भाई ऐसा भी ऑप्शन है कि जहाँ पे आप डिजिटली ले सकते हैं, तो फिजिकली लेना की कोई बात आती नहीं है, क्योंकि फिजिकल लेंगे तो बहुत ही टेंशन रहेगा आपको, उसका स्टोरेज का टेंशन रहेगा, और वो सब जब बेचना रहेगा तब वो जो प्राइस मिलती रहेगी नहीं मिलती रहेगी उसमें भी बहुत बातें होती है, प्योरिटी के बारे में भी बातें होगी। तो ये सब चीज़ों को छोड़िए, डिजिटल का ऑप्शन है, डिजिटल के निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं तो डिजिटली करिए, ये मेरी राय है आपको। ठीक है सर। सूरज जी, उम्मीद है आपको अपने सवाल पर सर की राय मिल गई होगी। इसके अलावा सभी को बता दें, आप लोगों के लिए पोल रखा गया है, 61 वोटिंग अब तक हुई है उस पर। जैसे ही 100 वोट हमारे आज के पोल पर कंप्लीट हो जाएंगे, उस पर हम विरल सर की टिप्पणी लेंगे। सवाल एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, सोने में निवेश के लिए क्या बेहतर, गोल्ड ETF या फिर गोल्ड फंड, आपको क्या बेहतर लगता है? फटाफट से टैप करके ऑप्शन पर अपनी राय दे दीजिए। इसके अलावा सर ETF की हम बात कर ही रहे हैं, सोने ने सर 1 महीने में 18% का रिटर्न दिया, लेकिन ETF का रिटर्न 14% के आसपास ही रहा। रिटर्न में इस तरीके का अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए सिंपल सी चीज है, सोने और ETF के रिटर्न में आपको चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि उसमें एक एक्सपेंस रेशियो का पार्ट रहता है और एक होता है ट्रैकिंग एरर। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो ट्रैकिंग एरर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल प्राइस डिसाइड होती है और वो डिस्प्ले होती है और वो कम्युनिकेट होती है। तो ये कुछ खर्चे होते हैं, ट्रैकिंग एरर होता है उसके वजह से। और दूसरा चीज ये होता है कि ETF के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए ना, तो बहुत बार जो आपका पूरा दिन खत्म होता है, डे एंड के बेसिस के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी NAV है वो रिलीज होती है, राइट। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फर्क है वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं शॉर्टर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा दिखेगा, जहां पे आपका ETF में एक ट्रैकिंग एरर का एक पार्ट होता है, एक्सपेंस रेशियो की जो बात आती है, जो खर्चे होते हैं, जो लागत लगती है म्यूचुअल फंड कंपनियों को, वो सारे खर्चे को जोड़कर, ट्रैकिंग एरर को जोड़कर, उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आपको NAV मिलती है। तो वो डिफरेंसेस होने की वजह से हमेशा आपको अंतर तो दिखेगा ही दिखेगा।